हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे जीएस पेपर 2 का पॉलिटिकल साइंस है ना। पॉलिटिकल साइंस में आपका राजनीति विज्ञान में क्या देखोगे आप? यूनिट फर्स्ट का उच्च न्यायालय, ठीक है, क्योंकि उच्च न्यायालय से पहले हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है फर्स्ट यूनिट से, ठीक है। उच्च न्यायालय आपका यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ, जो आप समझो इसको कि उच्च न्यायालय है क्या। उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है। यह राज्य स्तर पर न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग है। देखना यहाँ पे राज्य स्तर पर बोल रहा है, न्यायपालिका का क्या है? सर्वोच्च अंग है, तथा अपने अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी एवं नियंत्रण करता है, ठीक। अब भारत के संविधान में इसका अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उच्च न्यायालय का, जो कि 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। अब इसके प्रावधान हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। समझे आप? यहाँ पे हर प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अनुच्छेद 15 में क्या है? उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा तथा अवमानना के लिए दंड भी होगा। अब देखो 216 अनुच्छेद में क्या है? यहाँ पे उच्च न्यायालय का गठन हो रहा है और मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश भी यहाँ पे हैं, ठीक है। और 17 क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और योग्यता एवं सेवा शर्तें। जो भी हम कानून यहाँ पे बन रहे न्यायाधीशों से संबंधित, सबका यहाँ पे अनुच्छेद के तहत क्या कब कार्य करना है दिया गया है। हाँ, ये अनुच्छेद आपको सब याद करना पड़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप मन से कुछ भी लिख दोगे। जो भी आर्टिकल्स में दिए गए हैं प्रावधान, वही आपको मेन उसी टॉपिक पर लिखना है। जैसे अनुच्छेद 218 में क्या कहेगा कि अगर कोई बोलता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित कुछ प्रावधान लागू है, तो किस अनुच्छेद में लागू है? 218 में। 219 अनुच्छेद में क्या है? न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं, तो 219 अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 220 में है, स्थायी न्यायाधीश पद छोड़ने के बाद उसी उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, ठीक है। ये अनुच्छेद 220 में दिया गया। अनुच्छेद 221 में क्या दिया गया है? न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 222 में क्या दिया है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, है ना, ठीक है। और 23 में क्या है? मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक। अनुच्छेद 224 में क्या है? अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। और 24 मतलब 224 ए में क्या है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति हो सकती है, 224 ए में है, ठीक। अनुच्छेद 225 में है आपका उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां की बात करें तो 225 में है। और 226 में क्या है? रिट जारी करने की शक्ति, मतलब मौलिक अधिकार एवं अन्य उद्देश्यों हेतु। ये आपका 225 और 226 अनुच्छेद हो गया। अनुच्छेद 227 में क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का अधीक्षण। और 228 में क्या है? संविधान की व्याख्या वाले मामलों को उच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है, ठीक है। अब 229 अनुच्छेद में क्या है? उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा उनकी नियुक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 230 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार या अपवर्जन दिया गया है। ये आपका लास्ट अनुच्छेद 231 है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है। 214 से लेके 231 तक ये आपका उच्च न्यायालय में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, यहाँ पे अनुच्छेद कंप्लीट हो रहा है। अब समझेंगे आप। अब देखो उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन आपका पहला यही बनता कि उच्च न्यायालय की संरचना या वर्णन कीजिए, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है। तो उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं, ये आपको पता भी है। और न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। यहाँ राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है ना, ठीक है, यह सर्वोच्च न्यायिक संस्था है तथा अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है, ठीक। आपको इसका उच्च न्यायालय का न्यायाधीश में यहाँ पे आप देखोगे कि संरचना में क्या बता रहा है कि उच्च न्यायालय में एक ही मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं और न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा के आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जाती है। अब इसकी नियुक्ति कैसे होती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। नियुक्ति के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा संबंधित
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। ठीक है, अब इनकी योग्यता देख लेते हैं। तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो, ठीक है, या फिर किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, अब इनका कार्यकाल देखा जाए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होती है। ठीक है, शक्ति एवं कार्य मूलाधिकारता, कुछ मामलों की सुनवाई सीधे उच्च न्यायालय में की जाती है। अपीलीय अधिकारिता, तो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है। अब रिट अधिकारिता में आप देख लो, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में 5 प्रकार की रिट जारी करता है या कर सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से 5 है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार रक्षा। इसका डिटेल भी मैंने आपको शायद बता दिया है। ठीक है, इन 5 पॉइंट का अगर आपको डिटेल चाहिए क्या तो आप बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आते ही आते हैं 2 नंबर में बंदी प्रत्यक्षीकरण का। तो इसका मतलब होता है, सीधा सीधा अर्थ समझो, बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। क्या बोल रहे? बंदी प्रत्यक्षीकरण ना, प्रत्यक्ष रूप से बंदी को न्यायालय में प्रस्तुत करो। सीधी सी भाषा में आप इसका अर्थ यही समझो। ठीक है, और इसकी परिभाषा भी देखा जाए तो कैसे होगा? जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है, तब न्यायालय उसे अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। तो इस आदेश को क्या कहा जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसका उद्देश्य देख लो, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना। यहाँ पे जो रिट है ना बंदी प्रत्यक्षीकरण का, ये उद्देश्य होता है। उदाहरण आप देख ही रहे हो कि यदि किसी व्यक्ति को बिना कानूनी आधार के हिरासत में रखा गया तो न्यायालय बंदी को प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है, मतलब अपने सामने बुला सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब परमादेश को भी समझ लीजिए। अब परमादेश का अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब परम, मतलब खुद आप आदेश दे रहे हो ना, मतलब ऐसा समझो आप। परमादेश मतलब हम खुद आदेश देते हैं, तो हम आदेश देते हैं। इसकी परिभाषा आप कैसे लिखना, ये समझना। जब कोई सार्वजनिक अधिकारी, समझना सार्वजनिक अधिकारी की बात हो रही है, सरकारी संस्था या लोक प्राधिकरण अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं करता, तब न्यायालय उसे अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए क्या करता है? परमादेश करता है। ठीक, मतलब अर्थ यह हुआ कि आदेश देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा परमादेश। इसका उद्देश्य समझिए, लोक अधिकारियों को उनके वैधानिक कर्तव्यों का पालन कराने हेतु, ठीक है, ये उद्देश्य हो जाएगा। उदाहरण, यदि कोई सरकारी अधिकारी कानून द्वारा निर्धारित कार्य करने से इनकार कर दे तो न्यायालय उसके विरुद्ध परमादेश रिट जारी कर सकता है। आपके तीसरे रिट क्या है? प्रतिषेध। इसका अर्थ क्या होगा? रोकना या निषेध करना। अब इसका परिभाषा समझना, जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है, समझ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है या ऐसे मामले की सुनवाई करता है जिस पर उसे अधिकार नहीं है, तब उच्च न्यायालय क्या करेगा? या सर्वोच्च न्यायालय उसे कार्यवाही रोकने का आदेश देता है। ठीक, यही इसे क्या कहते हैं? प्रतिषेध रिट कहते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों एवं न्यायाधिकरण को उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा में कार्य करने के लिए बाध्य करना। उदाहरण आप समझो, यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो उच्च न्यायालय क्या करता है? प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है। मैं एग्जाम्पल के साथ इसे समझा रही हूँ, और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में आ भी सकता है, क्योंकि बहुत ही ये रिट महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको पूछा ही जाएगा, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या है, प्रतिषेध रिट क्या है, बस 2 नंबर में पूछा ही जाएगा। उत्प्रेषण क्या है, तो इसके अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, इसके अर्थ क्या होते हैं। ठीक है, अब आप समझिए उत्प्रेषण आ जाएगा 2 नंबर में, तो इसका अर्थ समझिए अभिलेख मंगवाना या सूचना प्राप्त करना उत्प्रेषण का अर्थ होता है। परिभाषा इसकी कैसे लिखोगे? जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय देता है या कानून की त्रुटि करता है, तब उच्च न्यायालय क्या करती है या सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है? उसके आदेश को निरस्त या रद्द कर सकती है। इसे ही क्या कहा जाता है? उत्प्रेषण रिट कहते हैं। ठीक है, अब इसका क्या समझ लो आप, उदाहरण समझ लो, है ना, और उद्देश्य समझ लो, तो उत्प्रेषण का क्या अर्थ है।
इसका उद्देश्य होगा अधीनस्थ न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों के अवैध आदेशों को निरस्त करना। उदाहरण, यदि कोई न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय देता है तो उच्च न्यायालय उत्प्रेषण रिट जारी कर उसे निर्णय को रद्द कर सकता है। अब समझो अधिकार प्रक्षा का अर्थ, ठीक है। किस आधार से या किस अधिकार के आधार पर पद धारण किया गया है, इसे क्या बोला जाता है? अधिकार प्रक्षा रिट। रिट के 5 आपके अधिकार हैं, ठीक है। तो रिट में ये 5वां है आपका अधिकार प्रक्षा। अब इसको समझो, जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कार्य कर रहा हो तब न्यायालय उससे पूछता है कि वह किस अधिकार से उस पद पर बना हुआ है। इसे अधिकार प्रक्षा रिट कहते हैं। अब इसके उद्देश्य को समझो, सार्वजनिक पदों पर अवैध नियुक्तियों को रोकना, ठीक है। उदाहरण, जैसे यदि कोई व्यक्ति आवश्यक योग्यता के बिना किसी सरकारी पद पर नियुक्त हो जाता है तो न्यायालय उसके विरुद्ध अधिकार प्रक्षा रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो आपके ये मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये 5 पॉइंट, ठीक है। रिट अधिकतर 2 नंबर के क्वेश्चन में आता ही आता है, ठीक है, और पूछेगा ही पूछेगा, है ना। तो अब देख लेते हैं न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। आधार क्या होना चाहिए? सिद्ध कदाचार या अक्षमता। हटाने की प्रक्रिया संसद में महाभियोग जैसी विशेष प्रक्रिया द्वारा की जाती है, ठीक है। अब इसकी शक्तियां भी थोड़ा देख लो, उच्च न्यायालय की शक्ति और कार्य क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें उच्च न्यायालय में, ठीक है। उच्च न्यायालय की शक्ति एवं कार्य में पहला पॉइंट आपका आएगा मूल अधिकारिता। इसका मतलब होता है कुछ मामलों की सुनवाई सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकती है। फिर आपका आएगा अपीलीय अधिकारिता। जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है। तीसरा आपका रिट अधिकारिता आर्टिकल 226 के अंतर्गत। ये 5 जो मैंने आपको बताया, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा, इसको आप समझ लेना। ये आप 21 उच्च न्यायालय की शक्तियां हैं, ठीक है, और कार्य में आएंगी, तो इसको आप ध्यान से समझ लेना। फिर आपका चौथा पॉइंट आएगा अधीक्षण शक्ति, आर्टिकल 227 में है, जो कि राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है, उनके कार्यों का निरीक्षण करता है। फिर आपका आएगा अभिलेख न्यायालय, यह अनुच्छेद 215 के अनुसार है, ठीक है। इसके निर्णय प्रमाण के रूप में मान्य होते हैं और न्यायालय अवमानना के लिए दंड दे सकता है। अब उच्च न्यायालय का महत्व देखिए, तो संविधान की रक्षा करता है और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, न्यायिक समीक्षा करता है, अधीनस्थ न्यायालयों को नियंत्रित करता है, कानून के शासन को सुनिश्चित करता है, ठीक है। ये आपके महत्व हो जाएंगे। अब बताइए मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। इसका खंडपीठ कहाँ पे है? तो मुख्य पीठ कहाँ है? जबलपुर में है। खंडपीठ देखा जाए तो इंदौर और ग्वालियर में है आपका। अब लास्ट में क्या लिखोगे उच्च न्यायालय के, अगर डिटेल में आ जाता है 7 नंबर में, तो उच्च न्यायालय का ये आपका निष्कर्ष हो जाएगा कि उच्च न्यायालय राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है जो संविधान की रक्षा और मौलिक अधिकारों के संरक्षण तथा अधीनस्थ न्यायालयों को नियंत्रण के माध्यम से न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है। तो ये आपका उच्च न्यायालय यहाँ पे कंप्लीट होता है। खासकर मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका फर्स्ट यूनिट का उच्च न्यायालय तक कंप्लीट हो चुका है। आगे भी आपके अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।